नमस्कार, मैं हूं नरेश दैया और आज हम उपस्थित हैं गांव सासरौली में। और यहां पर एक किसान दंपत्ति काफ़ी लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है और किसानों के लिए प्रेरणादायक भी है। कैसे वो अपने खेत में किन किन फसलों को उगाते हैं, किस तरह के पौधे लगाते हैं, यही सब जानने के लिए आज हम सासरौली पहुंचे थे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन गहलोत है। आपसे अनुरोध है, सबसे पहले यदि आपने हरित हरियाणा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज सासरौली गांव से निकल कर के झामरी की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर ये ग्रेवाल ऑर्गेनिक कृषि फार्म है, जहां पर किसान दंपत्ति डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल और उनकी पत्नी मंजू ग्रेवाल दोनों मिलकर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती ऑर्गेनिक पैदावार बढ़ा रहे हैं। साथ में बहुत सारे फलदार जो पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं। जैसे यहाँ पर जो पेड़ हैं वो अलग अलग वैरायटी के आप देखोगे कि बेर है, पपीता का, मक्का और नींबू, और इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं वो भी विभिन्न प्रकार की लगाई गई हैं। और जैसे यहाँ पर घिया, तोरी, आलू, ये अलग अलग इनका खेती करने का जो तौर तरीका है। डॉक्टर साहब का कहना है कि एक अच्छा डॉक्टर रखने की बजाय एक अच्छा किसान रखें साथ में, जो आपको अच्छी और भरपूर बढ़िया पैदावार दें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ये नींबू का पौधा आपके सामने है और देखोगे आप इसकी वैरायटी कितनी बढ़िया है, किस तरह के यहाँ पर लगाए गए हैं। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, और इनका जो तौर तरीका है काम करने का उसके बारे में भी जानेंगे हम। डॉक्टर साहब, किस चीज़ का है ये जो गोल वाले है ना बैंगन जी? गोल बैंगन है जो इजराइल की वैरायटी है जी, काफ़ी मोटे वाले जो आते हैं वो वाली वैरायटी है बैंगन की। ये भरता जो बनता है स्पेशली जो बैंगन का भरता बनाया जाता है, इजराइल की वैरायटी भी यहाँ पर है। तो और कौन कौन सी वैरायटी आपके पास यहाँ पर है? यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारी वैरायटी हैं। अगर फ्रूट में बात करें तो उस साइड हमने खेत के नॉर्थ की तरफ इसमें हमने बना रखा है अपना एक स्विमिंग पूल और पौंड। उसके बाद में अगर प्लांट्स की बात करें तो सेब का है, नाशपाती का है, चीकू का है, आंवला का है। उसके बाद में मौसम्बी, नींबू, किन्नू। अभी ये मौसम्बी का है, ये नींबू का है। नींबू देखो अब कितने लदे हुए हैं, गर्मी वाला भी अलग से है। उसके अलावा इजरायली संतरा जो मांगियाना हमने सेंटर है उनसे लिया था, तो इजरायली संतरा भी है। अभी सीज़न लगभग ख़त्म होने वाला है, पहले तोड़ दिए हैं। घर वाले या दोस्त आते हैं तो सारे तोड़ देते हैं। इस कारण से लगे हुए हैं कुछ बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा फिर किन्नू, मौसम्बी, नींबू ये हो गए। फिर आगे चलें तो हमने मौसम्बी जो है ना जैन इरिगेशन की एक अच्छी वैरायटी है, स्वीट लेमन के नाम स्वीट के नाम से। तो वो बहुत अच्छी वैरायटी है। पिछले साल हमने पिछले साल लगाई थी, तो कुछ पौधे फ्रूट पे लिए थे हमने, बहुत अच्छी है। उसके अलावा आगे चलें तो अनार ज़बरदस्त खड़ा है। अनार के अलावा बेर खड़ा है हमारे पास, और ऑर्नामेंटल जो पौधे हैं ना वो सारे चारों तरफ हैं। उसके अलावा हमने छाया के लिए भी अभी काफ़ी पौधे तैयार हो रहे हैं, 5-6 पेड़ हैं, वहाँ पे ट्रे हाउस बनाएंगे हम। यहाँ पे बीच में लगभग एक सीज़न में 30 से 45 टाइप की सब्जियाँ लगाते हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ आप डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे इसमें बात करें लगाते हैं? ये देखिए अभी जो है ना लगा रहे हैं हम, ये इसमें इस बेड पे हमने आलू लगाया हुआ है, जो कि
काले रंग का, और काफ़ी सारी वैरायटी है काले रंग में भी 3-4 टाइप की, लाल में भी 3-4 टाइप की वैरायटी है। वो सारी की सारी ट्रायल के तौर पे और सीड के लिए हमने लगाई इस बार। और यहाँ पर काम करते हुए मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर साहब के जी मार्गदर्शन में ये काम करते हैं। और जी, मेरा और मैडम मंजू का एक जो शुरू से ये रहा है कि हम देखो, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पर मैडम का जो रास्ता उन्होंने चुना है वो इसलिए चुना था कि मैं नौकरी ना करके लोगों को नौकरी दूं, लोगों को काम दूं। मैं कहीं दूसरे के पास काम ना करके लोगों को काम दूं। तो गांव के बहुत सारे जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उनको हम काम देते हैं पूरे साल। लगभग ये लगाइए आप 3 से 4 की एवरेज आती है हमारी रोज़ाना की। और अब सब्जियों की जो बात कर रहे थे ना, तो बात करें तो हम उस साइड में नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ के अंदर हमारे पास चुकंदर है, मूली है, पालक है, उसके अलावा गोल वाली लाल सलगम और सफ़ेद सलगम है, गोभी, बैंगन में मैंने बताया था अभी इजराइल वाला, एक लाल रंग का बैंगन है लंबे वाला, छोटे वाले बैंगन हैं। उसके अलावा आलू के 3-4 वैरायटी हैं। फिर टमाटर जो है, चेरी टमाटर में 5 से 6 वैरायटी हमारे पास, छोटे वाला भी है, बड़े भी हैं, लाल भी हैं, पीले भी हैं, और उसमें काले रंग के टमाटर भी हैं। उसके अलावा मिर्च की हमारे पास वैरायटी कम से कम 10 वैरायटी हैं, जिनमें अचार वाली हैं, शिमला मिर्च जो हैं लाल, पीली और हरी तीनों टाइप की हैं। और जो दूसरी मोटी वाली मिर्चें होती हैं, तल के खाते हैं या वैसे लोग खाते हैं अचार के तौर पे जो लगाई जाती है, उसमें भी हमारे पास कम से कम 6-7 टाइप की वैरायटियाँ और हैं, जिनमें हरी भी आती हैं, लाल भी, पीली भी। उसके अलावा अभी कुछ लगी हुई हैं, वो आपको दिखाऊंगा मैं। पीली और बैंगनी कलर की मिर्चें हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई हैं अभी इस टाइम पे। तो डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ जो कलर की मिर्चें हैं वो सिर्फ देखने के लिए ग्रेवाल फार्म हाउस आना देखने जरूरी के है? लिए नहीं, आप खा के, आप टेस्ट करके महसूस करके आप खा सकते हो आप, और यहाँ आनंद ले सकते हो प्रकृति का। मूली, मूली में हमारे पास लाल मूली, काली मूली, उसके अलावा पीली मूली, उसके अलावा हमारे पास जो सफ़ेद नेचुरल जो होती हैं वो वाली देसी भी हैं, और एक सिंजेंटा कंपनी है जिसकी अच्छी वैरायटी आती है, तो वो वाली वैरायटी भी है। उसके अलावा गाजर की बात करें तो पीली गाजर है हमारे पास, लाल गाजर है, उसके अलावा सफ़ेद गाजर है, इतनी सारी वैरायटियाँ डॉक्टर साहब ने हमारे और इसके को अलावा भी बताई। बहुत सारी है जी। स्विस चार्ट है जो बड़े वाला पालक आता है, जो बाहर की काफ़ी सारी हमारे पास जो है ना वैरायटियाँ बाहर की भी हैं, तो उसमें स्विस चार्ट है और केल है। और इसके अलावा हमने जो है ना यहाँ तुलसी भी लगा रखी है, जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए, चाय में डालने के लिए या कुछ उसके मेडिसिनल यूज़ के लिए कई सारी चीज़ें लगा रखी हैं हमने। सैंजना के बहुत सारे पेड़ हमारे पास। डॉक्टर साहब ये तो देखो आप भूमि संरक्षण अधिकारी भी हैं और आपके लिए तो उपलब्ध हो भी जाती है, लेकिन अगर एक आम किसान इस तरह की पैदावार अपने खेत में करना चाहे और इस तरह की मतलब पौध एक तरह से उसको चाहिए, तो वो कहाँ से उपलब्ध हो सकती है, कैसे देखिए, उनको मिल सकती हैं? नर्सरी जो है ना वो हम भी तैयार करते हैं। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा अपने आसपास या तो बागवानी विभाग की नर्सरियाँ हैं, गरोंडा में है, मांगियाना में है, सुंदरे में है, या आपके झज्जर में है, और भी बहुत सारी जगह पे हैं। तो आप सबसे पहले तो आपके आसपास ही ट्राई करें, वहाँ से मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो काफ़ी लोग तैयार करते हैं, उनमें हम भी तैयार करते हैं, हम उनसे भी तैयार करवाते हैं और अपने फार्म पे तैयार करते हैं बेचने के लिए भी। तो उसमें लाल और पीली गोभी की अभी हम बना के दे रहे हैं, बैंगन की बना के दे रहे हैं, उसके अलावा 3-4 वैरायटी और भी। उसके अलावा अभी आने वाले टाइम में लाल, पीला और हरे रंग का तरबूज अंदर से, ये भी इसकी नर्सरी हमारे पास मिल जाएगी। खरबूजे की अच्छी अच्छी वैरायटियाँ जो ताइवान की हैं वो सारी की सारी हमारे पास अभी मिल जाएंगी। और हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा लेते हैं बीज का, प्लस थोड़ा जो खर्चा हुआ है उसका, उसके अलावा मुनाफा नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, किसान को जागरूक करना है, उनको अच्छी चीज़ें देना है। आपने एक बात बताई थी, मैंने कभी देखा भी है आपकी वीडियो को, सुना भी है कि एक अच्छा डॉक्टर की बजाय एक अच्छा किसान या सब्जी पैदावार करने वाले को अगर हम साथ रखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा, अगर आपने, डॉक्टर मेरी बात से नाराज़ हो जाएंगे आप, मैं तो कहूँगा कि सीधा आप किसान के पास जाइए, उसके खेत में क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं। संडे में हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में मिलने, कहीं पार्क में, कहीं और। मैं तो कहता हूँ किसान के पास आइए, आप सुबह से शाम तक उसके पास रहिए,
क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे होती हैं, कौन सब्जी लगा रहा है, कौन गेहूँ लगा रहा है, कौन सरसों लगा रहा है। इससे बच्चों में एक तो जागरूकता आएगी, दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस हो जाएगी, दूसरा आपके सामने चीज़ें तैयार होंगी और उन चीज़ों को आप खरीदिए, उनको खाइए सीधा। और किसान को साफ साफ बोलिए कि इसमें जहर ना डालें, या जहर डालें भी। इजराइल में काफ़ी लोगों को वहम है कि जहर नहीं डालते हैं, लेकिन एक लेवल जो है ना, उस लेवल को वो पार नहीं करते। उसके बाद में रेजिडुअल इफेक्ट ना तो बॉडी पे आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट, ना ज़मीन पे आते हैं। आप उतना ही डलवाइए उसको कह के कि भी वो स्वास्थ्य पे असर ना डाले किसी तरह से भी। डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहूँगा मैं कि अभी फ़िलहाल जो आपने यहाँ ऑर्गेनिक खेती की हुई है और इसमें काफ़ी अच्छी पैदावार दिखाई दे रही है, सब्जियों की भी, फ्रूट्स के पेड़ भी हैं, और तो अब की बार अभी फ़िलहाल में आपने क्या कुछ जो वैरायटी है वो लगाई हुई है, और उनके बारे में एक बार ज़रूर बताएं हमें। और देखिए मैंने अभी बताया था लगभग 30 टाइप की सब्जियां हमने अभी लगा रखी हैं, जो कि अगले 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएंगी। और उसके अलावा 6 से 7 टाइप के फ्रूट हैं, जिनमें अभी किन्नू मौसम्बी चल रहे हैं। उसके अलावा अनार ख़त्म हो चुका है। आगे आने वाले टाइम पे फिर दोबारा से ये चीज़ें सीज़न के हिसाब से चलती रहती हैं। सब्जियों में हरी सब्जियां सारी हैं, गाजर, मूली, शलगम जो इस सीज़न की होती हैं। स्विच चार्ट हो गया, पालक हो गया, मेथी होगी, धनिया, केल, लगभग हर चीज़ जो आपको एक अच्छे स्टोर में मिलेगी गुड़गांव के, वो यहाँ पे आपको ज़मीन पे मिलेंगी तैयार। आप अपने हाथ से काटिए, अपने हाथ से उनको धोइए, और यहाँ पे हमने किचन दी हुई है, उसमें बना के खाइए, उसका मज़ा ही अलग आएगा आपको। अगर लागत और पैदावार की बात करें डॉक्टर साहब, तो 1 एकड़ में मान लो एक किसान सरसों बोता है, तो उसमें उसको कितना मुनाफा होता है, और 1 एकड़ में अगर वो इस तरह की सब्जियां उगाता है तो उसमें कितना उसका जो है अंतर रहेगा उसके मुनाफे का? सरसों, गेहूँ, चावल, धान जो है, ये परंपरागत फसलें हैं। किसान की भी मजबूरी है कि इनकी एमएसपी मिलती है, इस चक्कर में वो इनको बो लेता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने खुद अपना उदाहरण दिया है। अगर आप लीक से हट के थोड़ा सा कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको मुनाफा होगा। सरसों में अगर बात करें तो वही 7,7500 के आसपास कई सालों से झूल रहा है। 5,000 से 7,000 के बीच में बहुत सालों से पर क्विंटल झूल रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं तो एक बेड के ऊपर मान लो 200 फीट का बेड है, उसके ऊपर हर 2 फीट पे एक अगर हम लगाते हैं तो 200 एक लाइन में 100 एक लाइन में 100 एक लाइन में कोई भी पौधे लगाएंगे आप वो तैयार हो जाएंगे। मंडी के रेट पे आप मत बेच के आइए, आप अपना ग्रुप बनाइए, आप डायरेक्ट फार्मर को दीजिए ना, डायरेक्ट जो यूज़ करने वाले हैं एंड यूज़र उसको दीजिए। कहीं सोसाइटी में, सेक्टरों में आप पहुंच बनाइए, डायरेक्ट अपने फार्म से उनके घर पे भेजिए। उसका फ़ायदा ये होगा, जो ऊंचा महंगा भी मत बेचिए, मैं कहता हूँ वो इतना ही बेचिए जो उनको वहाँ की दुकान पे मिल रहा है। तो आपको जो 5 रुपये में घिया, मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 5 रुपये में आपकी घिया मंडी में जाके बिक रही है, और एंड यूज़र को जो उपभोक्ता है, गृहिणी है, उसको 20 रुपये मिल रही है, तो 15 रुपये का जो गैप है ना, वो आपको मिल जाएगा। उससे आपका मुनाफा 4 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना तो सीधा सीधा हो ही गया। और सरसों में देख लो आप फिर कितना होगा। अगर मैं वो जो कैलकुलेशन बता रहा था, एक इसके ऊपर हमने लगाए थे लंबे वाले जुकुनी पेठा और टिंडा चप्पन, हमने उनका दिया था, तो 200 लगभग 5 से 10 किलो के बीच में उसके ऊपर उतर जाता है। अगर इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 5 किलो 30 से 40 रुपये उस टाइम पे रेट था। अब आप कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दी मैंने। हर 4 फीट के ऊपर एक बेड बनता है, 1 एकड़ में। एक साइड 220 होता है, एक साइड 198, 200 के आसपास होता है, मतलब 198 होता है वैसे तो अब आप कैलकुलेशन आपके दर्शक करेंगे और वो कमेंट्स में बताएंगे आपको। और इसके साथ ही एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं अलग अलग स्टेटों से, वो भी भ्रमण के लिए आते हैं, और यहाँ की जो डॉक्टर साहब और मैम है, मंजू मैम, जो दोनों मिल करके इस तरह की जो पैदावार कर रहे हैं, जो फ्रूट है उनके पेड़ लगाए हुए हैं, सब्जियाँ उगाई हुई हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी बताना चाहूँगा आपको। तो यहाँ कौन कौन से स्टेट के जो पर्यटक बच्चे हैं वो पहुँचे हुए हैं सर अभी तक? पर्यटकों में तो लगभग जो नॉर्थ के हैं वो सारे के सारे आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ने पे आते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट एग्रीकल्चर की, तो उनके बच्चे मथुरा तक के भी यहाँ पे वहाँ के जो टीचर हैं उनके साथ आए हैं। 100 50 150 200 का ग्रुप आया है, वो हमारे से ट्रेनिंग लेके गए हैं और ऑन फार्म चीज़ें देख के गए हैं। और अभी भी LPU के स्टूडेंट की अभी निकले हैं वो थोड़ी देर पहले ही, LPU के स्टूडेंट की यहाँ पे रावे एक ट्रेनिंग होती है वो चल रही है, तो वो बच्चे आके सीखते हैं हमारे पास और रोज़ाना डे टू डे क्या कार्रवाई होती है उसको उसके बारे में सीख के जाते हैं। किसानों के लिए भी आप डॉक्टर साहब किसी तरह का प्रशिक्षण या कार्यशाला आयोजित करते हैं? हमारे पास हर शनिवार इतवार को किसानों के लिए, चाहे वो 1 आए चाहे 50 आए, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारे पास कोऑपरेटिव इंडिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कई लोग जो दूसरी संस्थाएं हैं वो हमारे पास भेजती हैं, तो उनके जो किसान आते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं और रहने का और खाने का उनका ट्रेनिंग के दौरान हम कोई पैसा नहीं लेते। अगर कोई रुकता है दिल्ली से, गुड़गांव से, बाहर से जो भी शहर का आदमी रुकता है, वो पर्यटक के तौर पे आता है, तो हम उनसे चार्ज लेते हैं और उनको खाना, हम देसी खाना जो भी है जिसमें बाजरे की रोटी, चटनी, लाल मिर्च की, कचरी की चटनी या हमारे लोकल के जो फूड हैं वो सारी चीज़ें दलिया खिचड़ी बना के खिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपके नज़दीक ही है सासरौली गांव में, और झामरी की तरफ जो रास्ता जाता है उसके ऊपर है ग्रेवाल ऑर्गेनिक फार्म। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और उसके बाद अब जो इस फार्म को शुरुआत करने में जिसका काफ़ी अहम योगदान रहा है, हम उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर साहब की जो धर्मपत्नी है मंजू पूनिया ग्रेवाल, उनसे भी बात करेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर रहने के लिए भी अपना खेत के अंदर ही जो है एक अच्छा तरीके से एक जो है निर्माण किया गया है, भवन बनाया गया है, जिसमें देखते ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें वातानुकूलित है, किसी तरह का मतलब ये ना मान के चले कि आप सर्दी और गर्मी में हर तरह का मौसम यहाँ सूटेबल है। और अकेला व्यक्ति भी अगर कोई है तो उसका मन भी यहाँ लग जाता है। कोई किसी वीडियो फ़ोन की या किसी मोबाइल फ़ोन की या किसी टीवी की यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। और आगे अब इस जो अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लगाया हुआ है वो वीडियो के माध्यम से दर्शाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे काम करने वाले जो किसान हैं वो भी आप देख रहे होंगे अलग अलग उससे काम कर रहे हैं। और इस तरीके से बारिश का जो पानी है, बारिश के पानी को भी कैसे इसमें जो है यूज़ किया जाता है, वो सारी जो तकनीकी जानकारियाँ हैं वो आपको दिखाएंगे। किस तरह से यहाँ पैदावार जो है वो की जाती है वर्ष भर में। और राकेश जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। हम 4 टाइप की इरिगेशन करते हैं। ये जैसे फ्लड इरिगेशन, जैसे ही अब हम लगाएंगे तो इसमें फ्लड इरिगेशन स्टार्ट कर देंगे, उसमें ओपन लैंड में, ये जैसे चल रहा है। उसके अलावा ये देखिए ड्रिप है, एक ड्रिप इरिगेशन है, वो इस मल्चिंग शीट के नीचे से ये देखिए ये गई हुई है, ये जो है ना ड्रिप इरिगेशन है। उसके अलावा उस साइड में नर्सरी है, उसके अंदर हमारे पास माइक्रो स्प्रिंकलर है, उससे होते हैं। और बाकी देखिए ये सामने जो है ना कच्छों में चल रहे स्प्रिंकलर, ये 4 टाइप की इरिगेशन यहाँ पर हम करते हैं। नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं, एक बार इसमें ओपन वाले में रेड करते हैं, उसके बाद में यहाँ ड्रिप दिखा देंगे उस साइड में कोई, और इससे पानी की बचत होती है काफ़ी। तो सिंचाई के लिए दूसरा जो ड्रिप है वो सबसे उपयोगी मानी जाती है। ड्रिप सबसे उपयोगी है। उसके बाद में अगर नर्सरी की बात करें तो माइक्रो स्प्रिंकलर जो है वो सबसे उपयोगी है, क्योंकि इसमें ज़मीन जो है टाइट नहीं होती। और तीसरा आता है फुहारे से भी हम जो ये खुला इलाका है इसके यहाँ से फुहारे की भी पानी को पटाने की विधि है। ओपन में अगर बात करें तो 2 से 2.5 लाख लीटर एक बार में 1 एकड़ में सवा हो जाता है। और अगर ड्रिप से बात करें तो उसका 10वां हिस्सा लगता है। ये आपको बताया जा रहा था कैसे ड्रिप से सिंचाई की जाती है, ओपन में क्या फ़ायदा होता है, ड्रिप की सिंचाई में क्या फ़ायदा है। और आप देख रहे होंगे फिलहाल आपने 2 एकड़ में मल्टीफ्रूट बाग लगाया है। हाँ, मल्टीफ्रूट, और इनके अंदर से इंटरक्रॉप में वेजिटेबल लगाई हुई है, आप देख सकते हैं सामने से। ये आज नर्सरी लगवाई हमने
गांठ गोभी और लाल गोभी की। तो अब हम आगे जो है डॉक्टर साहब और भी कोई दिखाने की चीज़ें हैं यहाँ पे जो अलग तरह की जो आगे चलिए देखो, किस तरह की ये- यहाँ जो है ये जामुन का अलग पेड़ अलग है। तरह की- ये जामुन का पेड़ है। इससे इस बेड के ऊपर चुकंदर है, इस बेड के ऊपर चुकंदर लगी हुई है। आगे लाल वाली मूली है, जो ये सलगम, सॉरी आपको दिखाते हैं। अभी ये थोड़ी छोटी है, लेकिन ये लाल सलगम ये लाल सलगम है। इसमें आगे अगर बात करें तो पैक्चोई है और चाइनीज केबेज है। हमारे यहाँ कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे अभी इसमें मेथी लगाई है, धनिया लगाया है, कुछ ना कुछ चलता रहता है पूरे साल। एक वो आगे लाल चौड़ाई है, आप कैमरामैन अगर दिखा सकें तो लाल रंग की चौड़ाई है। उसके अलावा इसके ऊपर मिंट भी है, कई चीज़ें लगाई हुई हैं। ये नर्सरी हमने डाली हुई है। उसके अलावा आगे और बात करें तो मूली हर 10 से 15 दिन में इस सीज़न में डालते रहते हैं। गर्मियों में भी हम मूली बोते हैं, या जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सारी की सारी लगाते हैं। तो लगभग सभी पत्तेदार सब्जियां आपने यहाँ पर लगा रखी हैं और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जो है आप यहाँ देख सकते हैं कैसे जो है ऑर्गेनिक पैदावार की जाती है फ्रूट के तौर एक पर। चीज़ और, जी ये देखिए, जो घास निकालते हैं हम, वो सारा का सारा यहाँ डाल के उससे खाद बन जाती है, पूरे में डलवा देते हैं। खेत के चारों तरफ आपको ये डला देखो, ये मिलेगा। भी एक बहुत कुछ सीखने की बात है। सारी जो इससे ना घास-फूस है उसको निकाल के और बाहर डाला हुआ है, कहीं जलाया हुआ नहीं है। इसके अलावा और इससे अगर बात करें तो ना तो जलाते, दूसरा अगर बात करें खरपतवार नाशक जो है ना, हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, जिससे कैंसर या वो दूसरी बीमारियों का खतरा होता है। खाद के तौर पर आप फिर किस तरह खाद का के तौर पर तो आपने देखा होगा इसमें है ना, हमने ये डेयरी है बराबर में या मातनेल गौशाला है, उससे हम खाद की ट्रालियाँ लाते हैं और वही डालते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालते, यानी देसी देसी खाद ही सबसे डालते हैं। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, सारे लगभग सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। पहले पुराने ज़माने में, आज अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की या ऑर्गेनिक खेती की, तो प्राकृतिक खेती टोटली ऑर्गेनिक कार्बन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसलिए होता था। पशुओं का गोबर, मूत्र और उसके अलावा पत्ते जो ऊपर से गिरते थे, उससे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती थी। तो वही चीज़ें हम क्या डाल रहे हैं। किसानों को भी किसान भाइयों को आप ये मतलब सलाह देना चाहेंगे कि जो रासायनिक जो खाद का प्रयोग करते हैं उसकी बजाय देसी खाद का प्रयोग करें तो कितना कारगर होगा? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा, बहुत सारे तरीके आजकल निकाले हुए हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वो आपको जीवामृत, घन जीवामृत और दूसरी विधियाँ बता रहे हैं। अगर मैं खाद की बात करूँ तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आम किसान के लिए, क्योंकि आम किसान पहले साल में सोचता है कि मैं इतना मुनाफा कमा लूँ। तो उसमें खाद तो देखो, धरती का पेट जो है ना, मैं एक सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर के नाते बताऊँ आपको, हम जैसे अपना पेट भरते हैं कि कोई रोटी खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, उसके साथ कोई दाल खा रहा है, कोई मीट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अंडे, अगर इन सारी चीज़ों की बात करें तो उसी तरह से धरती माता का पेट भरना होता है। चाहे वो आप केमिकल फर्टिलाइज़र से भर दें, चाहे वो जीवामृत, घन जीवामृत से भर दें, या फिर आप उसको गोबर की खाद या दूसरे तरीक़ों से भर दें। तो अब हम आगे जो फार्म बनाया हुआ है उसी की तरफ रुख कर रहे हैं और जिसमें डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये जो है फार्म तैयार किया है। मैम मंजू पूनिया ग्रेवाल, उनसे भी जानेंगे कि कैसे यहाँ पे उन्होंने जो है क्या सोच लेकर के इस तरह का खेती करने का या जो बागवानी करने का या सब्जियां लगाने का जो है उन्होंने सोचा। क्योंकि देखिए एक आम किसान किस तरह से अपनी खेती करता है उसमें और जो एक तरीकेबद्ध जो खेती की जाती है, दोनों में बहुत ही अंतर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दूर तक जो है ये सर ये मकई के हैं। ये इसमें हमने ना बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न लगाया हुआ है। बेबी कॉर्न छोटा होता है तो उसमें सब्जियों में 5 स्टार लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास 5 स्टार हट है यहाँ, ये आपको यहीं बना के खिलाएंगे जी। और जब इस तरह की खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पुरस्कार और जो है सम्मान भी कि इस किसान दंपत्ति को मिले होंगे।
तमाम जानकारियों के एक बार साथ मैं आपको दिखा दूं, जी। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए, ये मल्चिंग शीट के नीचे हमने जो है ना ड्रिप बिछा के वहाँ पानी दे रहे हैं, और एक एक इंच को हम यूज़ कर रहे हैं। उसका तरीका आपको बता दूं, ये हमने लहसुन लगाया हुआ है इसमें हर एक होल में, उसके अलावा मिर्च है, एक लाइन में मिर्चें लगा दी, बीच में हमने गोभी लगाई हुई है, कहीं टमाटर लगा हुआ है, तो एक भी इंच जो है ना, मतलब एक एक इंच का कितना बारीकी से जो है सदुपयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक इंच में। मल्टी लेयर फार्मिंग जो है ना, जी जी जी, आप देख रहे होंगे काफ़ी दूर तक आगे तक जो है। ये जगह जगह पे आपको हमारे घास के ढेर मिलेंगे। ये देखो ये एक और भी यहाँ पर जो है प्रेरणा आपको मिल सकती है। पराली जो लोग किसान जलाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो खरपतवार है, घास है, उसको जलाया नहीं जा रहा है। इसी से खाद जो है बनाई जा रही है, और इसी खाद का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है खेत के अंदर। और यहाँ पर देखो, अब ये अलग तरह की जो मूलियाँ हैं वो यहाँ डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे हैं, अलग अलग कलर की हैं ये देखिए। इनमें लाल भी हैं, हल्की लाल भी हैं, जी जी और आगे पीली भी हैं, जी। और सफ़ेद रंग की भी हैं, काफ़ी टाइप की हैं। मूली भी है, मूली के अलावा शलगम भी है, गाजर, वो मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, सारी चीज़ें हैं यहाँ। सारे अलग अलग वैरायटी के हर टाइम कुछ ना कुछ आपको फूल पौधे हैं, वो भी देख रहे होंगे आप। और हाँ। ये और यहाँ पर जो है टूरिस्ट आते रहते हैं भ्रमण के लिए, बच्चे भी आते रहते हैं यूनिवर्सिटी के जो है। और यहाँ पर पार्क की व्यवस्था भी डॉक्टर साहब ने की हुई है, आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर बैठ करके आराम से आनंद भी ले सकते हैं। मतलब एक बहुत ही एक बढ़िया तरीके से सिस्टम जो है वो किया हुआ है। और अभी यहाँ मैम है, इनसे भी जानेंगे हम। जी मैम, नमस्कार। इधर इधर आओ आप, दिखाई देगा पीछे पीछे। डॉक्टर साहब से हमने काफ़ी सारी बातचीत की, और अब हम जानेंगे मैम मंजू पुनिया ग्रेवाल से। मैम कैसे क्या आपने शुरुआत की, कैसे विचार आपके मन में आए? जी, हमने 2016 में ये यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में हैं, तो मैं भी एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। तो हमने सोचा कि हम अपना खुद का काम करते हैं, ना कि इसके साथ साथ हम दूसरों को भी रोज़गार देते हैं। हमारे यहाँ पर हर टाइम 10 से 15 आदमी काम करते हैं, जिनको हम यहाँ पर बुला के काम करवाते हैं फार्म का, और उनको अच्छी खासी इनकम भी देते हैं। और 2016 से हमने ये स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमने अपना बाग लगा रखा है, जो कि मिक्स फ्रूट का बाग है, और उसके साथ साथ हम यहाँ जो बीच में बेड बनाकर उस पर सब्जियाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी और कई तरीके की, कई किस्मों की सब्जियाँ लगाते हैं अलग अलग, ताकि एक ही कस्टमर को एक ही जगह पर से कई सारी चीज़ें, जैसे इकट्ठी सारी सब्जियाँ एक साथ मिल सकें। और मैम ने जैसे देखो, जहाँ तक मैं मैम के बारे में जानता हूँ, इन्होंने 12th की थी, और 12th करने के बाद शादी हो गई थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के बारे में कैसे क्या रुक किया मैम? जी, उसके बाद मेरी 2003 में शादी हो गई थी, तो तब मैं +2 कर आई थी। उसके बाद फिर मेरी सास हैं, जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आगे तुझे पढ़ना चाहिए। तो मेरे भी मन में था कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और मुझे आगे पढ़ाया। तो बच्चे होने के बाद 7-8 साल मैं घर पे ही थी, और उनको ही पाला मैंने। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की दोबारा से। उसके बाद मैंने बीएससी की है तलवंडी साबो से, और एमएससी की है देहरादून से, और उसके बाद फिर अब हम हमारा फार्म संभाल रहे हैं। तो मैम इसके जो इतना बड़ा आपने ये बागवानी और जो इस तरह की ऑर्गेनिक खेती का जो विचार है, वो कैसे आपने, मतलब पहले से ही आपके मायके में उधर इस तरह की खेती होती थी, या यहाँ आकर आपने जो है ये आपके मन में विचार आया? और विचार आया तो किस कारण से विचार आया, कैसे किसको आप प्रेरणा स्रोत मानते हो? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब काफ़ी सारी बीमारियां फैली हुई हैं, तो हमने ये सोचकर अपना स्टार्ट किया कि काफ़ी बीमारी बढ़ चुकी है, तो क्यों ना हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं, और अपने साथ साथ हम हमारे जो जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक भी अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचा सकते हैं, ताकि वो खाकर स्वस्थ रहें। और ये सारी चीज़ें मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ही सोची थी। उसके बाद हमने ये तय किया था कि हम अपने फार्म पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाएंगे, फ्रूट्स लगाएंगे। तो अब लगभग हमें कोई भी चीज़ें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी सब प्रकार के फल और सब्जियां हमारे खुद के फार्म पर है, और हम वीक में आते जाते रहते हैं, और
हम अपनी ही सब्जियां यूज़ करते हैं, और हमारे जो आस पड़ोस में सबके लिए सब्जियां लेकर जाते हैं, उन्हें भी हमारी फार्म की ही सब्जियां पसंद हैं और वो हमसे ही मंगवाते हैं, तो उनके लिए भी हम लेके जाते हैं। और पास में झाड़ली पावर प्लांट है, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उन लोग वो लोग भी अपना कॉन्टैक्ट से हमारे फार्म पे आते हैं और सब्जियां ले जाते हैं, और जो नहीं आ सकते उनके लिए हम खुद डिलीवरी करवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आप, डॉक्टर साहब भूमि संरक्षण अधिकारी हैं, इनके छोटे भाई हैं सोमवीर सोमवीर जी, जी, वो भी जो है इसी फील्ड में है, और इनके साथ ही जो है अधिकारी हैं पानीपत में, और दोनों बच्चे भी दोनों हमारे, ही बच्चे हैं वो भी जो एक है। एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बेटी कर रही है। बेटा जो है वो नेचुरल फार्मिंग की जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है भारत सरकार के आईसीआर द्वारा, उसमें डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन, वहाँ से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में बीएससी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने शुरुआत खुद की थी एग्रीकल्चर से, और उसके साथ साथ फिर मैम मंजू को भी यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब बेटा और बेटी दोनों ही जो है यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही। और एक बात और भी, पानीपत में भले ही रहे ये, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और सप्ताह में 1 से 2 चक्कर, सैटरडे संडे तो आते ही हैं, शनिवार और रविवार, और उसके बीच भी जैसे ही मौका मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर अपने गांव में पहुँच जाते हैं। नहीं तो काफ़ी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार शहर के लिए रुक कर जाते हैं, और उसके बाद कभी जो है आकर ही नहीं देखते कि गांव में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रेरणा ये डॉक्टर साहब की तरफ से है कि अपनी ज़मीन से जो जुड़ी हुई जड़ें हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखो जो किसी मजदूर हैं वो अलग अलग वैरायटी लेकर के आए हैं। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम जो है ना शाम को निकलेंगे तो एक हफ्ते का स्टॉक हम अपना प्लस दोस्तों का जो भी जितने भी लोग मंगवाते हैं हमारे से उन सब के लिए लेके जाएंगे यहाँ से। तो डॉक्टर साहब इतने 8 साल से आप लगातार खेती जो है कर रहे हैं यहाँ पे, तो हरियाणा सरकार द्वारा और जो है केंद्र सरकार द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो किस किस तरह के जो है अवार्ड से आपको जो है सम्मानित किया जा सकता है? देखिए ये इसमें जो है ना, सबसे पहले मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी खेती ही करते थे और लगभग हमारा प्राकृतिक या ऑर्गेनिक ही है हमारा एरिया। ज़्यादा केमिकल जो है ना धान वाले एरिया में डलते हैं, बावजूद उसके हमने बिल्कुल ज़ीरो पे ला दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने कई पेस्टिसाइड कंपनियों में काम किया, वहाँ जो यूज़ करने वाले थे पेस्टिसाइड को, तो लगभग हर 10-12 घरों में से एक घर में कैंसर का पेशेंट देखा मैंने। उसके बाद में ये दिमाग में आ गया कि गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, तो वहाँ जो आपाधापी थी वो छोड़ के जानबूझ के आया था मैं, और यहाँ आके हमने स्टार्ट किया मैडम की मदद से। मैडम को साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर करवाई। जो काम मोस्टली यही करवाते हैं। मेरे तो ऑफिस के काम से कई बार वहाँ भी रहना पड़ जाता है, गाड़ी उठाई ये आ जाते हैं और यही करते हैं। अवार्ड की बात करूँ तो मेरे पिताजी को हरियाणा सरकार की तरफ से जल संरक्षण का सबसे पहला जो रोहतक में धनखड़ साहब के टाइम पे अवार्ड दिया था, वो जल संरक्षण का हरियाणा का अवार्ड मेरे पिताजी के नाम पे आया था। उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट ईयर हमारा जो घरौंडा में मेला लगता है वहाँ पे सब्जियों का सब्जी रत्न का अवार्ड मिला था। मैडम को भी मिला है सब्जी रत्न का अवार्ड। इसके अलावा मैडम को विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ अपनाने पे और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अवार्ड मिला है। उसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई का, प्रगतिशील महिला का, आप बोलो। सूक्ष्म सिंचाई और प्रगतिशील महिला का मिला है। 15 अगस्त पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मिला है। इस तरह से हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। जी। और अब आप देखो, ये तो हम खेती और उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं राकेश जी एक बार बीच में आपको टोकना चाहूँगा। जी सर। हम जो है ना रिकग्नाइजेशन हमें प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी मिली है। उसके अलावा जो रिकग्नाइजेशन मिलती है ना, वो आप जैसे लोग जो भी डे टू डे में आके मिलते हैं, वो हमारे खेत की एक भी चीज़ खा लेते हैं ना, उसके बाद दूसरी बार भागे आते हैं। हमें रिकग्नाइजेशन माउथ पब्लिसिटी वाली सबसे ज़्यादा मिलती है। जी जी जी। सरकार का मैं आभारी हूँ जो इतनी सारी चीज़ें किसानों के लिए कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि किसानों के लिए करनी चाहिए। और मैं तो किसानों से भी कहूँगा कि स्कीमें बहुत सारी हैं, आप उनका फ़ायदा उठाओ। अकेले सरकार को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
आप जो है ना आगे बढ़ो। सरकार में कई सिरफिरे मेरे जैसे अधिकारी होंगे जो कि किसानों की हर समय रात को 9 बजे तक भी मदद करने के लिए तैयार होंगे तो और डॉक्टर साहब पूरी मदद करेंगे। आपने जैसे जिक्र किया किस तरह की जो किसानों के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, एक बार उसके बारे में ज़रूर ये दर्शकों बहुत को सारी बता दें। चीज़ें हैं जो उसमें आपका अगर टैंक की बात करें तो आपको है ना पानी बचाने के लिए टैंक बनाना चाहिए। वो मिकाडा की तरफ से टैंक बनाया जा रहा है। नहर के किनारे आपके खेत में टैंक बना सकते हो आप, उसके ऊपर 70% सब्सिडी है। उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, फुहारे के ऊपर 85% की सब्सिडी है। आप पूरे खेत में आप ड्रिप लगाइए 85% की। नोटिफाइड जो ब्लॉक थे उनमें पीछे तो 100% की थी, सिर्फ आपसे जीएसटी लिया जा रहा था। उसके अलावा अगर बात करें तो जिप्सम के ऊपर सब्सिडी है। प्रदर्शनी प्लांट जो है वो आपके गन्ने के हैं, आपके गेहूं के हैं, सरसों के हैं, किसी भी फसल के हैं। वो जो नई वैरायटी आती है या प्रदर्शनी प्लांट जिनको बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं, वो उसके लिए सब्सिडी है। उसके अलावा मशीनरी जो है ना, बहुत सारी आजकल क्योंकि मजदूरों की कमी हो गई है, बहुत सारी मशीनरी ऐसी हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। आप थोड़ा सा जागरूक होइए, किसानों से मेरा निवेदन है। मैं ये कहता हूँ कि दूसरों को कोसने के बजाय आप खुद क्या करना चाहते हैं उस पर काम करिए। मेरा नंबर इस वीडियो में दिया होगा, एक आप बार किसी भी डॉक्टर समय पे। साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा और कि अगर कोई किसान भाई आपसे किसी भी समस्या के निवारण के लिए आपसे संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर आपसे बात करें? मेरा नंबर है 8930 859 700। आप लिख भी देना स्क्रीन के ऊपर। जी सर, तो 24 आवर्स आप किसानों के लिए नहीं, तत्पर रहेंगे? आप 9 बजे तक कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक। जी जी कई बार लोग दिक्कत होती है रात को दारू पी के, और या तो कपास के बारे में पूछेंगे जब कपास का सीजन नहीं होगा, जी तो जी वो थोड़ा सा ओड हो जाता है। जी जी तो 9 बजे के बाद फ़ोन ना जी करें। जी 9 बजे तक आप जो है डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हो। कोई भी आपके मन में शंका है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो जैसे ही समय इनको मिलेगा और वो आपकी समस्याओं का निवारण जो है करेंगे। और अब मैं जो मकान बनाया गया है इसके बारे में थोड़ी सी आप देखोगे, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है बहुत कम जगह पर ये जो है काफ़ी ऊंचाई में है। डॉक्टर साहब कितनी ऊंचाई होगी यहाँ से जमीन से? 10 फीट के आसपास है। 10 फीट ऊंचा जो है ये मकान बना करके तैयार किया गया है। जो छत की बात करें तो टीन शेड लगा करके उसके साथ में ये किस तरह का ये एक सीट आती है जी सर। जिससे है ना ऊपर की, ये जो सीट है ना तो गर्मी अंदर आने देती ना ठंडा अंदर आने देती है। और देखो एक एक बूंद बचाने के लिए बारिश के पानी को भी कैसे मैनेज कर रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो है पाइप यहाँ पे लगाया हुआ है छत का, और इसके बाद फिर ये छत का पानी जो है नीचे आता है और इसकी एक एक बूंद जो है नीचे वहाँ पर लास्ट में प्रयोग में लाई जाती है। खेती के उसमें ही कोई भी घास फूस कहीं भी किसी भी तरह का आपको जो दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ से ही निकलता है और यहीं के यहीं प्रयोग में, कोई कहीं फेंकने का वो नहीं है कि भाई कोई कूड़ा कचरा है यदि यहाँ दाएं बाएं फेंक दें और जो है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए, इस तरह का नहीं है। और अब यहाँ मकान के अंदर आपको दिखाता हूँ, देखो रहने की जो व्यवस्था बहुत ही कम जगह में काफ़ी मतलब अच्छी व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर साहब ने की हुई है। ये आप आएंगे तो आपका बड़ा आपको महसूस होगा, आनंद लगेगा। और ये देखिए जो अवार्ड है यहाँ पे राज्य स्तरीय प्राकृतिक कृषि कार्यशाला एवं प्रदर्शनी प्रशस्ति पत्र जो है मंजू पूनिया ग्रेवाल मैम है उनको दिया हुआ है 2022 में। 2022 में खट्टर साहब ने ये प्रोग्राम किया था। डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर जी और जयप्रकाश दलाल उस टाइम पे तत्कालीन कृषि मंत्री थे, और इसके साथ साथ दूसरा गुजरात के राज्यपाल जी भी उस गुजरात के प्रोग्राम में आए थे। राज्यपाल जी भी थे, और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार 2021 कृषि मेला रवि की जो है उसमें भी प्रशंसा पत्र दिया हुआ है। इधर भी कुछ अवार्ड लगे हुए हैं, और ज़्यादातर जो अवार्ड हैं वो जो है इनके पानीपत के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ जिला प्रशासन झज्जर की तरफ से भी प्रशस्ति पत्र दिया गया है। जिला प्रशासन पानीपत की तरफ से भी सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पानीपत के तौर पर इनको ये अवार्ड दिया गया था, सम्मान जो है दिया गया था। और इसके साथ साथ ये अमर उजाला की तरफ से भी यहाँ पर आप देखेंगे स्मृति चिन्ह अमर उजाला गाँव महोत्सव एक कदम प्रगति की ओर, ये 2023 में इनको सम्मानित किया गया है। और ये साइड में रखिए।
जी देखिए, ये भी है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सासरौली द्वारा भी सम्मान समारोह GL यूनिवर्सिटी के में स्टूडेंट सम्मानित और किया गया प्रोफेसर है। आए थे और ये मथुरा मथुरा से, जी सर। GL यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है, वहाँ से स्टूडेंट और उनके प्रोफेसर आए थे और तो देखे गए थे मोमेंट। यहाँ पे भी देखो पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरे की, पूरा फार्म CCTV, पूरा कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरे की जद में है। पूरा का पूरा फार्म सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी वैसे हमारा गांव जो है ना बिल्कुल शांति प्रिय गांव है, फिर भी हमने पूरे फार्म के ऊपर अपने CCTV इंस्टॉल कर रखे हैं ताकि कहीं कोई अनहोनी ना हो, या हो तो उसमें कैद हो जाए। भगवान की दया से आज तक नहीं हुई, ना होगी कभी भी। ये देखिए, और अच्छी तरह से पूरी मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब और जो मैम है, और उसी तरीके से यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्थाएं कर रखी है, कोई शहरी चकाचौंध कहीं देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से देखो, ये जो टेबल है, मुद्दे हैं, और यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से सारा सिस्टम किया हुआ है। तो एक बार जब भी आपको टाइम लगे तो ग्रेवाल कृषि फार्म हाउस सासरौली आना ना भूलें। और आपको देखिएगा यहाँ पर आकर के आपको महसूस भी होगा कि वास्तव में हमारे नज़दीक भी इतनी अच्छी जगह है। और ये जिला झज्जर के अंतर्गत ये गांव जो है आता है, मातनहेल तहसील के अंतर्गत। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, यहाँ पे पूरी की पूरी बागवानी आपको वीडियो के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं। और सर और मैंने काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे हमारे को दिया और बहुत सारी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।